प्यारे बच्चों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय का पेपर का जो सॉल्यूशन है उसको लेकर के आए हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी प्रश्नों के रूप में था उसको देखते हैं। इनमें से मालवा क्षेत्र में बहने वाली नदी है। तो यहाँ बच्चों इस पाठ में चंबल नदी सही उत्तर है, क्योंकि उस पाठ में चंबल, सिप्रा, काली सिंध, पार्वती है, माही है, ये नदियाँ आई हैं। तो यहाँ चंबल को लेकर के, और एक जगह बच्चों ये भी कहा गया है उस पाठ में कि चंबल उस गंगा नदी से भी बड़ी नदी है, ऐसा माना जाता है वहाँ पर उस क्षेत्र में। तो यहाँ बच्चों इसका उत्तर है चंबल। दूसरा है बच्चों, 56 का काल किस विक्रमी संवत में पड़ा। तो यहाँ बच्चों उस पाठ में जो दिया गया है 1899, उसमें संवत विक्रमी को जोड़ने के लिए हम +57 कर देंगे तो उनमें 1956 आ जाएगा, तो विक्रम संवत ये बन जाएगा। तो 1956 सही है। तीसरा है, किसका फूल सूंघकर बर्र ततैये का डंक झड़ जाता है। तो यहाँ बेर का है। चौथा प्रश्न है, तुम्हारी तरफ से मेरा दिल साफ है, सूरदास ने ये वाक्य किस से कहे। तो विद्यार्थियों, सूरदास ने ये जो कथन है, ये जो वाक्य है वो जगधर को कहा था। अगला प्रश्न है बच्चों 5वां की पहचान लघु कथा में राजा ने सबसे पहले क्या हुक्म दिया। तो उसमें बच्चों से जो ऑप्शन है, सब लोग अपनी आंखें बंद रखेंगे। तो यहाँ बच्चों इन 5 प्रश्नों के उत्तर थे। देखिए अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, दूसरा देवदास कहानी के पात्र मंगल पंडा के अनुसार स्नान कब अधूरा रहता है। तो बच्चों स्नान के बाद चंदन के तिलक के बगैर बताया गया है उस कहानी में दूसरा देवदास जो ममता कालिया जी के द्वारा रचित है। तो इसका उत्तर द होगा, स्नान के बाद चंदन के तिलक के बगैर। 7वां प्रश्न है बच्चों कि दिशा कविता में बच्चे ने कवि से क्या पूछा है। तो बच्चों हिमालय किधर है, इस प्रकार से ये पूछा गया है। केदारनाथ सिंह की जो कविता है दिशा, उसमें ये हिमालय किधर है इस प्रकार से पूछा गया है। नैन चुबई जस माहुट नीरू, प्रयुक्त पंक्ति में माहुट का अर्थ क्या है, महावट। तो महावट इसका उत्तर है, द ऑप्शन है, यानी कि माघ की जो वर्षा, सर्दी की ऋतु में होने वाली जो वर्षा है, माघ के महीने में होने वाली जो वर्षा है, उसका महावट उत्तर सही होगा। 9वां है, कहानी विधा को नाटक विधा से अलग करने वाला तत्व है। तो बच्चों देखिए कहानी और नाटक विधा में कथानक दोनों में होता है, संवाद भी होते हैं, पात्र भी होते हैं, लेकिन अभिनय यानी कि मंचन करने की जो स्थिति है, जहाँ पर पार्ट रोल खेला जाता है, तो वहाँ अभिनय इसका उत्तर होगा। यही चीज़ कहानी विधा को नाटक विधा से अलग करती है। अगला है, नाट्यशास्त्र के अनुसार नाटक का शरीर के साथ किसे कहा गया है। तो बोले जाने वाले शब्दों को नाटक का जो शरीर है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न है बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में कहाँ होती है। तो बच्चों जब हम उल्टा पिरामिड शैली को देखते हैं तो वहाँ शीर्ष में जो सबसे मुख्य बात है वो आती है। तो यहाँ इसे इंट्रो कह सकते हैं, लीड कह सकते हैं, जो मुख्य भाग है, ऊपर का भाग है वो कह सकते हैं। तो शीर्ष इसी को कहते हैं, यानी कि ऊपर का जो भाग है उसमें मुख्य समाचार पहले आते हैं। इनमें से व्याख्यात्मक ककार है, वहाँ 6 ककारों का वर्णन है। तो 4 सूचनात्मक होते हैं और 2 जो ककार हैं वो क्या होते हैं, क्यों और कैसे, ये व्याख्यात्मक ककार हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थान की पूर्ति वाला हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती। तो यहाँ बच्चों वीरता है, उत्साह है, जोश, इनका वर्णन किया गया है। तो ऐसी स्थितियाँ ओज काव्य गुण के अंतर्गत आती हैं। देखिए बच्चों अगला है, हेम सुतापति वाहन प्रिय पंक्ति में अलंकार है। तो यहाँ बच्चों सीधा अर्थ नहीं बता करके, घुमा फिरा करके एक क्लिष्ट अर्थ के साथ में यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इस पंक्ति को। तो यहाँ क्लिष्टत्व का भी दोष है, क्योंकि देखिए इसका जो अर्थ है वो सामान्य रूप से प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और काफ़ी मशक्क़त के बाद में एक छोटा सा अर्थ प्राप्त हुआ। देखिए हेम सुतापति, हेम सुता यानी कि हिमालय की पुत्री के पति यानी कि शिव जी, उनका वाहन अर्थात बैल या नंदी, उन, तो इस प्रकार से बैल का जो औचित्य है, बैल शब्द को अर्थ को प्राप्त करने के लिए इतना पंक्ति कहा गया है क्लिष्टत्व के साथ में, यानी कि बहुत ही कठोर शब्दावली के साथ में वहाँ तक पहुँचा गया है। तो यहाँ क्लिष्टत्व का दोष की स्थिति बनती है। काव्य में जहाँ अर्थ के आधार पर चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ पर अर्थालंकार पाया जाता है। तो अर्थालंकार लिख देंगे इसमें। देखो दो दो मेघ बरसते मेह प्यासी की प्यासी,
इस पंक्ति में बच्चों क्या है, विशेषोक्ति अलंकार है। उसका कारण यह है कि कारण यहाँ पर है लेकिन कार्य नहीं हो रहा है, यानी कि मेघों का होना एक कारण है और कार्य का नहीं होना यानी कि प्यास का नहीं बुझना, तो यहाँ पर बच्चों विशेषोक्ति अलंकार है। देखिए प्रत्येक चरण में 31 वर्ण 16-15 पर यति और चरण के अंत में लघु गुरु के नहीं होने की स्थिति कवित्व छंद की आती है। गण को ज्ञात करने का सूत्र ये माता राजभान सल का, ये माता रा यहाँ तक लिखा हुआ है, आज आगे आपको वो पूरा करते हुए गण सूत्र जो है वो इस लिखना था। तीसरा है बच्चों प्रसाद गुण की विश्व परिभाषा लिखिए। तो प्रसाद गुण की जो परिभाषा है बच्चों उसके अंतर्गत कहा जा सकता है कि जिस रचना के चित्त में द्रवित होते ही यानी कि चित्त में उदित होते ही उसका अर्थ यानी कि पढ़ते ही जिसका अर्थ समझ में आ जाता है तो वहाँ कौन सा काव्य गुण होता है, प्रसाद काव्य गुण की स्थिति होती है। अगला है छंद कितने प्रकार के होते हैं, तो नाम लिखिए। 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक और मात्रिक छंद। कहानी लेखन कला को सीखने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जितना हम पढ़ेंगे अच्छी अच्छी कहानियों को हम पढ़ेंगे यानी कि अच्छी कहानियों को पढ़ना ही अच्छी कहानी लेखन की कला का सबसे अच्छा तरीका हो सकता है। कविता सर्जन के संग कौन सी शैली कवि की ताकत बन जाती है, तो यहाँ विद्यार्थियों प्रत्येक जो कवि होता है लेखक होता है उसकी जो मौलिकता है इधर उधर से नकल नहीं करने की स्थिति है, मौलिकता है, व्यक्तिगत जो विचार हैं वो व्यक्तिगत जो शैली है मौलिक शैली है वो किसी भी कवि की या कविता की शैली जो होती है वो कवि की ताकत बन जाया करती है। अगला है बच्चों संपादक के नाम पत्र स्तंभ की सामान्य जानकारी दीजिए। बच्चों संपादक के नाम जो पत्र है ये क्या होता है, स्थायी स्तंभ होता है किसी भी अखबार का। इसमें पाठकों का अपना स्तंभ माना जाता है। पाठक इसमें क्या करते हैं, इस शीर्षक के अंतर्गत इस स्तंभ के अंतर्गत विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं और जन समस्याओं को भी उठाने का प्रयास करते हैं, यानी कि एक तरह से हम कह सकते हैं जनमत का प्रतिबिंब बताने वाला ये स्थायी स्तंभ होता है। और सबसे मुख्य बात इसमें यह है कि नए लेखक जो होते हैं जो अपने लेखन की शुरुआत करने वाले होते हैं उनके लिए शुरुआत करने का अच्छा अवसर प्रदान ये करता है। अगला है बच्चों फीचर की परिभाषा लिखिए। तो फीचर की परिभाषा में आपको 3 चीज़ें याद रखनी थी, सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ। तो लिख सकते हैं फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। अगला है बच्चों अपठित गद्यांश था। उस अपठित गद्यांश के अनुसार भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है उसको यहाँ पर अभिव्यक्ति प्रदान की गई कि किस प्रकार से भारत की जो सांस्कृतिक चेतना है उसका महत्व है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्होंने इसे निस्तेज करने का प्रयास किया है, लेकिन हमारी जो समन्वय साधना की स्थिति है उसके अनुसार जो भारतीय संस्कृति है वो धूमिल नहीं हो पाई है। यहाँ आया है बच्चों आनुषांगिक शब्द का अर्थ। आनुषांगिक का मतलब प्रासंगिक यानी कि जो प्रसंग के अनुसार है जिसका वर्णन किया जा रहा है। अरुणिमा में प्रयुक्त प्रत्यय है अरुण प्लस इमा यानी कि लालिमा से युक्त। अरुणिमा यानी कि लालिमा, इमा प्रत्यय इसमें आएगा। विदेशी और विजातीय तत्वों के परस्पर संघात से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो हम क्या हुआ, निष्क्रिय हुए और निस्तेज हो गए। इस प्रकार का उत्तर आपके उस अपठित गद्यांश में पंक्ति के रूप में मिल सकता है। अगला है बच्चों गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो यहाँ हम कई प्रकार से शीर्षक लिख सकते थे। भारत की सांस्कृतिक चेतना है, भारत की समन्वयवादी साधना है, समन्वय की साधना है यानी कि सांस्कृतिक जो चेतना है। इस प्रकार से भी लिख सकते थे भारत और उसकी संस्कृति। तो इस प्रकार से भारतीय सांस्कृतिक चेतना इसका उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति किस माध्यम से हुई है, तो सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति जो हुई है बच्चों यहाँ पर सीधे ही रूप में दिया हुआ है आपके गद्यांश को जब हम देखते हैं पहली ही पंक्ति से है, सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंतन धारा के माध्यम से हुई है। अगला प्रश्न है बच्चों गद्यांश का प्रतिपाद्य लिखिए। जहाँ प्रतिपाद्य का मतलब ये है उसका जो एक प्रकार से सार जो है उसमें वो लेखक क्या कहना चाहता है वो स्थिति लिखनी थी। तो इसमें हम बना करके कुछ पंक्तियाँ अपने मन से भारत की सांस्कृतिक स्थिति जो है वो समन्वयवादी साधना की ओर है और भक्ति काल में इस संस्कृति को हम अच्छी तरह से
समाज के लिए हितकारी समझ सकते हैं। तो पहले सांस्कृतिक चेतना किस प्रकार से थी, तो अपने वैचारिक स्थिति को आप इस प्रकार से लिख सकते थे। अगला है बच्चों, जब हम अभी पढ़ रहे थे कि प्रसाद गुण क्या होता है, उसकी परिभाषा लिखी, तो प्रसाद गुण का जो उदाहरण के रूप में जो स्थिति है, एक प्रार्थना है, उसको यहाँ पर अपठित पद्यांश के रूप में पूछ लिया गया है। ईश्वर से क्या कहा गया है कि हे प्रभु, आनंद देने वाले हो, हमें ज्ञान दीजिए, और जितने भी हमारे अंदर दुर्गुण हैं, बुरे गुण हैं, उनसे हमें दूर कीजिए और हमें अपनी शरण में ले लीजिए। हम क्या है, सदाचारी बनना चाहते हैं, ब्रह्मचारी बने, धर्मरक्षक बने, वीर व्रतधारी बने, हम सत्य बोलें, झूठ को त्याग करें, यानी कि झूठ से दूर रहें, मेल आपस में करें, हम सहृदय रहें, आपसी मेलजोल से मिलकर रहें, सभी दिव्य जीवन हो हमारा जो जीवन है वो दिव्य हो, और यश तेरा गाया करें, जाए हमारी आयु हे प्रभु लोक के उपकार में, यानी कि हमारा जो जीवन है वो परोपकार की स्थिति में जाना चाहिए। हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में तो अपकार, दूसरे का बुरा चाहने में हम अपना हाथ कभी भी नहीं डालें। तो बच्चों, ये एक प्रार्थना है और ईश्वर से कामना की गई कि किस प्रकार के हम बनना चाहते हैं। यहाँ बच्चों देखते हैं पहले प्रश्नों के रूप में, मेल आपस में करें, पंक्ति का प्रतीकार्थ है, तो सद्भाव आधारित आपस में व्यवहार हम करें, इस प्रकार से इसका उत्तर। दूसरा प्रश्न है, सदाचारी शब्द का इनमें से अर्थ कौन सा है, तो अच्छे व्यवहार वाला, यानी कि सद आचरण करने वाला, अच्छे व्यवहार करने वाला। कवि कैसे जीवन की कामना कर रहा है, तो दिव्यतापूर्ण जीवन की वो कामना कर रहा है, क्योंकि अन्य जो ऑप्शन है कलुषित, ये नेगेटिव पॉइंट को प्रदर्शित करने वाले हैं, नकारात्मक स्थितियां इनमें कलुषित होना है, नैराश्यपूर्ण है, रुग्ण है, ये सभी अपोजिट स्थितियां हैं, जबकि दिव्यतापूर्ण जीवन की चाह ईश्वर से वो व्यक्ति है वो प्रार्थना के रूप में कर रहा है। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक ये प्रार्थना है, इस प्रकार से हे प्रभु भी हम लिख सकते हैं, हे प्रभु, यानी कि वंदना या प्रार्थना, कुछ भी ऐसी स्थिति के रूप में इसका शीर्षक लिख रहे हैं। कवि प्रभु से क्या प्रार्थना कर रहा है, तो जो भी प्रार्थना इसमें आई है कि हमें क्या बने, कैसे बने, वो सब चीज़ें आपको इसमें लिख देनी। आगे है कि पद्यांश के अनुसार कवि क्या नहीं करना चाहता है, क्या नहीं करना चाहता है, तो 2-4 बिंदु इसमें किस प्रकार से हैं कि हम दुर्गुणों से दूर रहें, झूठ का आश्रय नहीं लें, और हम किसी को भी अपकार में, यानी कि दूसरे का बुरा नहीं सोचें, इस प्रकार से स्थितियां इसमें आई हैं कि हम क्या नहीं बनना चाहते, वो आपको प्रसाद गुण से युक्त इस अपठित गद्यांश में स्थितियां स्पष्ट हैं। पहला है बच्चों, इसमें जो 6 से 15 के खंड ब में जब देखते हैं, तो सूरदास की झोंपड़े के जल जाने का दुख न था, दुख था उस पोटली का, उस सूरदास को पोटली का दुख क्यों था। अब स्थिति को देखते हैं हम, तो उसकी उम्र भर की वो कमाई थी वो पोटली, जीवन भर की जो आशाएं हैं, जीवन की सारी आशाएं हैं, उसका आधार थी वो पोटली, उसका, उसके पितरों का, उसके नाम लेवा का उद्धार उनमें संचित था, इस प्रकार से उसमें बताया गया है। अगला है, बिस्कोर की माटी गांव में बारिश आने पर कैसा वातावरण हो जाता था। तो गांव की स्थिति है बच्चों, बिस्कोर की माटी में स्पष्ट दिखाया गया कि जब बारिश होती तो चारों तरफ कीचड़, गंदगी, बदबू इस प्रकार से हो जाती थी, खेत खलिहान सभी पानी में लबालब भर जाते, धान के पौधे झूमने लगते उस स्थिति में, और यहाँ तक कि जलाने की लकड़ी भी भीग जाती, जिससे कि पूरे घरों में जब उन लकड़ियों से चूल्हों में जलाया जाता उन लकड़ियों को, तो वहाँ धुआं ही धुआं हो जाता था। वहाँ वैसी स्थिति में मच्छर हैं, कीड़े मकोड़े, उनकी बहुतायात हो जाती, वनस्पतियों पर की जो नव हरित आभा है वो निराली इस प्रकार से दिखाई देती थी। तो ये बिस्कोर की माटी में बच्चों बारिश आने पर जो वातावरण पैदा होता था उसका स्थिति का चित्रण इसमें है। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता पाठ का आधार पर बताइए कि मालवा के सब राजा क्या जानते थे। देखिए बच्चों, इसमें जल प्रबंधन की स्थिति को दर्शाया गया है और बताया गया है कि जो हमारे मालवा के जो राजा थे वो पठार पर पानी को रोक करके रखना चाहते थे। वो इसलिए रखना चाहते थे ताकि धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सकें। अब तालाब है, उन्होंने इसलिए तालाब बनवाए हैं, बावड़ियाँ बनवाई हैं ताकि वर्षा का पानी रुका रहे। तो यहाँ बताया गया है कि जो विकास है वो रेनेसां से पश्चिम में रेनेसां से प्रारंभ हुआ है, लेकिन उस पुस्तक में, उस पाठ में बताया भी गया है कि जो मालवा के राजा थे विक्रमादित्य मुंज, उनसे वो इन रेनेसां से पहले ही उत्पन्न हुए थे। उन्होंने इस जल प्रबंधन की स्थिति को स्पष्ट कर दिया था।
अगला प्रश्न है 9वां, देवसेना का गीत में प्रलय चल रहा अपने पथ पर पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चों, प्रलय का अर्थ है यहाँ पर विध्वंस है। अब देवसेना को पता चल गया है कि उसका जो अब जीवन है वो अब अपनी अंतिम अवस्था तक पहुंच चुका है और उससे पता चल गया है कि अब क्या है, हार की निश्चितता है। अब हार की निश्चितता है, उसको ज्ञात हो गया है। तो हार की निश्चितता ज्ञात होने पर भी प्रलय से संघर्ष अभी भी चल रहा है और उसे पता है कि मुझे इसमें हार निश्चित मिलेगी, लेकिन प्रलय चल रहा अपने पथ पर और उसने अपने इस थके हुए शरीर के अंगों से उससे हारी होड़ लगाई है, ये भी उसमें स्थिति में बताया गया है। अगला है 12 मासा के फागुन मास में ब्रयन से नागमती की स्थिति कैसी हो गई है। तो फागुन के महीने में जिस प्रकार से जो पेड़ों के पत्ते हैं वो पीले पड़ जाते, उसी प्रकार से उस नागमती का शरीर भी पीला पड़ चुका है। वो जिस प्रकार से जो फल फूल हैं वो वृक्षों की तरह उनका जो तन है बिना फल फूल वाले हो गए, पत्तियां उनमें नहीं रही हैं, उसी प्रकार से उस नागमती की स्थिति भी हो गई है। और जहाँ बताया गया है कि जब उस महीने में, फागुन के महीने में चाँचर नाम का जो खेल खेला जाता है, स्थितियाँ होती हैं रास की, तो वहाँ उसको नहीं सुहा रही हैं और वो ऐसे लग रहे हैं कि उसके हृदय में, उसके मन में, उसके तन में होली सी चल रही है। बच्चों, यहाँ पर अज्ञेय या घनानंद का साहित्यिक परिचय आपको लिखना था। जन्म है, मृत्यु है, उसकी रचनाएं हैं, हिंदी के लिए क्या उसका योगदान है, हमारे पाठ्यक्रम में क्या है उनका दिया हुआ, तो ये आपको लिखना था। बालक द्वारा लड्डू मांगने पर पिता एवं अध्यापक निराश क्यों हुए। बताया गया उसमें कि बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटा जा रहा था, उसे रटा रटाए प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन अचानक से जब एक व्यक्ति ने उससे मांगा कि मैं आपकी इस स्थिति को देख करके, आपके इतने अच्छे सामान्य ज्ञान को देख करके और प्रसन्न हूँ, बताओ क्या मांगोगे, तो उसने जो लड्डू मांगा था तो जो नकली स्थिति का जो पर्दा था वो उठ गया था। तो यहाँ बालक की प्रवृत्तियों का गला घोंटा जा रहा था और नकली पर्दा उसका उठ गया था। अब वो बच्चा अपनी जो कृत्रिम मुस्कान है, कृत्रिम जो स्थिति है, उससे वो दूर हो गया था। अब जो स्वाभाविक स्थिति है वो उसकी दिखाई दे रही थी। 13वां है, किसान को साजे की खेती करने के लिए किसने और क्या पट्टी पढ़ाई। तो हाथी ने पढ़ाई थी ऐसी पट्टी, उसने कहा था कि आप मुझे साजे में जो खेती करोगे तो आपको इससे लाभ ही होगा और जंगल के छोटे मोटे जीव हैं वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे आपकी खेती को, और आराम से हाथी यानी कि मैं उसकी रखवाली भी कर सकूंगा। यहाँ बच्चों शुक्ल जी का और ममता कालिया जी का साहित्यिक परिचय भी आपको लिखना था। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा पूछी गई थी और उदाहरण बताया गया था। मानवीकरण में बच्चों सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि जड़ पदार्थों के द्वारा मानवों जैसी क्रियाएं करते हुए जब बताया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, मानवीकरण अलंकार होता है। यदि परिभाषा के रूप में लिखें तो जब जब जड़ पदार्थों में मानवीय क्रियाओं गुणों का जो आरोप दिखाया जाता है तो वह मानवीकरण अलंकार होता है। कल के प्रश्न पत्र में जो कि कक्षा 9 का प्रश्न पत्र था उसमें ये पंक्तियाँ पठित गद्यांश के रूप में आई थी कि देव, जो कि मानवीकरण अलंकार का उदाहरण था। देवसावसान का समय, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी धीरे धीरे धीरे। तो उतरने का कार्य किसी मानव के द्वारा किया जाता है, धीरे धीरे चलने का कार्य मानव के द्वारा किया जाता है, लेकिन संध्या जो कि जड़ पदार्थ है, व्यक्त पदार्थ है, लेकिन उसको इस प्रकार से मानव जैसी क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है। तो यहाँ पर बच्चों मानवीकरण अलंकार होगा। यहाँ बच्चों सरोज स्मृति 16वां प्रश्न है, सरोज स्मृति कविता में पिता पुत्री के आत्मीय संबंध, पिता के संघर्ष और पुत्री वियोग की पीड़ा का संवेदनशील चित्र है। उक्त कथन की समीक्षा कीजिए। बच्चों आपको पता है कि सरोज स्मृति है जो शोक गीत मानी गई है और जिस प्रकार से पिता ने अपनी पुत्री के 2 वर्ष निधन के 2 वर्ष के बाद में जब उसका पूरा का पूरा परिवार काल का ग्रास बन गया था तो उस पुत्री को याद करने के लिए, अपनी स्थिति को यहाँ पर दिखाने के लिए, और ये सरोज स्मृति कविता नराला जी ने लिखी थी। तो किस प्रकार से वो उसकी माँ के यानी कि अपनी पत्नी यानी कि सरोज की माँ की मृत्यु के बाद में किस प्रकार से पालन पोषण करता है और वो अपने कर्मों के द्वारा किस प्रकार से उसका तर्पण करना चाहता है। तो पूरा के पूरा आत्मीय यानी कि माँ के मर जाने के बाद में, उसके निधन हो जाने के बाद में अपने एक पिता का दायित्व क्या होता है, दायित्व बोध की स्थिति क्या होती है, तो वो सब चीज़ें आपको उस कविता के आधार पर लिख देनी थी।
भरत राम के प्रति अटूट श्रद्धा भाव सतत समर्पण रखते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस कथन की समीक्षा के आप में लिखते थे कि विशेष स्नेह भरत जी के प्रति राम करते थे और कभी भी खेल में उनसे क्रोध नहीं किया था, बचपन में साथ नहीं छोड़ा था और वो जब वो खेल में भरत जी हार जाते थे तो हारे हुए को जिताने का वो काम वो श्री राम किया करते थे। अगला है बच्चों 17वां, विकास का उजला पहलू अपने पीछे कितने व्यापक पैमाने पर विनाश का अंधेरा लेकर आया है, जहां कोई वापसी नहीं। निर्मल वर्मा का जो ये पाठ है इसके आधार पर कथन की समीक्षा कर दी। तो विकास के साथ साथ जैसे औद्योगिकरण की स्थिति है उसमें विकास दिख रहा है, लेकिन उस विकास के साथ साथ जो पर्यावरण का जो विनाश है वो यहाँ पर बताया गया है। व्यक्तियों की जो सरकार की जो भौतिक लिप्सा है उसके कारण जो पर्यावरण का विनिष्टीकरण हो रहा है, पर्यावरण विनाश हो रहा है। तो ये औद्योगिकरण के साथ साथ उद्योग से विकास तो हो रहा है, लेकिन पर्यावरण किस प्रकार से विनाश की ओर उन्मुख हो रहा है, हमारा वातावरण किस प्रकार से प्रदूषित हो रहा है, उस चीज़ को वहाँ पर आपको लिखना था। अगला पाठ है कुटज पाठ का अथवा में लिखना है। कुटज पाठ के आधार पर कुटज वृक्ष की विशेषताओं को वर्णन कीजिए। तो उस पाठ को जब हम पढ़ते हैं बच्चों हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखित इस निबंध को, तो उसमें कई विशेषण उस कुटज के रूप में आए, जैसे उजाड़ का साथी है, ए कुतुब है, गिरि गौरव, ए पराजित, धरती धकेल, पहाड़ फोड़, पाताल भेद, गाड़े का साथी। इस प्रकार से इन स्थितियों को लेकर के हम एक एक दो पंक्ति इनमें लिख सकते थे इन विशेषताओं को। 18वां प्रश्न है सूरदास पर खेल में रोते हो कि मिठुआ की चेतावनी सुनकर क्या प्रभाव पड़ा। तो बच्चों जिस प्रकार से बच्चे हैं, जब मिठुआ उसका जो बच्चा है सूरदास का, वो जो बच्चे खेल रहे थे और उन्होंने आकर के देखा कि सूरदास बैठा हुआ है अपनी उस राख को उड़ा रहा है जली हुई झोंपड़ी की, तो बच्चे जब उसका खेल देख करके उनको भी एक खेल हाथ आ गया है, तो वो भी उसको उड़ाने लगे हैं राख को। और बाद में मिठुआ कहता है कि क्यों रोते हो खेल में रोते हो। एक बच्चा दूसरे बच्चे से, वो जो खेल रहे थे आसपास में ही, तो वो कहता है कि खेल में रोते हो। इस प्रसंग का इस स्थिति को सुन करके और सूरदास ने उसे अपने ऊपर आरोपित किया है और कहा है कि ये चेतावनी है और स्वयं से ही संघर्ष करते हुए, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से बच्चे हैं ये भी नहीं घबराते हैं, खेल ये भी तो जीवन का एक खेल है, इसलिए उसने संघर्ष से नहीं घबरा करके और आगे के लिए और पॉजिटिव सोचते हुए, सकारात्मक सोचते हुए आगे नवनिर्माण की प्रेरणा उससे प्राप्त की है। अथवा में प्रश्न दिया हुआ है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ के अनुसार पर्यावरण विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है, कैसे। तो ऊपर भी इस प्रकार का प्रश्न आया था, तो उसमें लिखना था हमें कि पर्यावरण विनाश से प्रकृति का संतुलन बिगड़ रहा है। प्रकृति का संतुलन पर्यावरणीय सरोकारों से ही है और जब वृक्ष ज़्यादा काटे जाएंगे विकास के नाम पर, तो वहाँ पर जो बैलेंस है वो गड़बड़ा जाता है और मानव को जो हानि है वो अवश्यंभावी होना निश्चित हो जाती है। तो यहाँ एक तरफ तो क्या हो रहा है, विकास हो रहा है, दूसरी तरफ जो पर्यावरण का जो विनाश है वो होने जा रहा है, इसलिए संतुलन बिगड़ रहा है। इस प्रकार से हम इसमें लिख सकते थे। सप्रसंग व्याख्या आपको करनी थी। इसमें संवदिया के बारे में, संवदिया की स्थितियों के बारे में, संवदिया क्या है, संवदिया की विशेषताएं, इस प्रकार से आपको जो आपका संवदिया पाठ है फणीश्वर नाथ रेणु जी का, उसका संवदिया कहानी को लेकर के आपको ये व्याख्या करनी थी। अगला है बच्चों इसी के एक वृद्ध महाशय ने उसके सर पर हाथ, इस प्रकार से जो व्याख्या है ये आपकी सुमरनी के मन के पाठ से जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखित है, जो लघु निबंध है बालक बच गया, उससे ये लिया गया है। क्योंकि इस प्रकार का जो प्रश्न था वो इसी प्रश्न पत्र में आया है। लड्डू वाला प्रश्न जो है, देखिए ये जो प्रश्न है वो आपको प्रश्न के रूप में भी आया है, ये व्याख्या भी इसी में आई है। तो आपको बालक बच गया इस प्रकार से निर्देशित करते हुए कि बालक किस प्रकार से बचा है, वो सारी की सारी स्थितियां को यहाँ पर प्रसंग के रूप में लिख करके इसकी व्याख्या कर सकते थे। अगली व्याख्या है 20वें में कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए। वसंत आया रघुवीर साय जी की जो कविता है कि हम फिलहाल में स्थिति क्या है कि वातावरण से, प्रकृति से कितना दूर हो रहे हैं और हमें पता नहीं चलता है, केवल कैलेंडर के माध्यम से पता चलता है कि जो पंचमी है वो अब आएगी, कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा त्यौहार चल रहा है।
तो इस प्रकार से ये उससे संबंधित व्याख्या भी आप कर सकते थे। अगला जो व्याख्या है ये विद्यापति पदावली से लिया गया है। राधा है कृष्ण के वियोग में और वो इस प्रकार से अपना जो जीवन है वो व्यतीत करती है, तो वहाँ उस प्रकार से विद्यापति पदावली के अंतर्गत लिया गया से प्रसंग जो व्याख्या है वो आप कर सकते थे। बच्चों, निबंध आपका नियमित योग है एक रूपरेखा बना करके, और इस प्रकार से पूरा का पूरा निबंध है लास्ट प्रस्तावना से शुरू करके उपसंहार तक, और सबसे पहले रूपरेखा बना करके आपको निबंध लिखना था। सबसे जो फेमस निबंध था ऑपरेशन सिंदूर, भारत का गौरव, क्या क्या हुआ था, ये लिख सकते थे। भारत की जो राजस्थान की शौर्य परंपरा है, मेरी प्रिय रचना है, नियमित योग, किसी को भी आप लिख सकते थे। तो बच्चों, प्रश्न पत्र के हिसाब से ये मध्यम जो लेवल है उसका पेपर कहा जा सकता है, ज़्यादा सरल भी नहीं है और ज़्यादा इस प्रकार से कोई स्थिति कठिन वाली भी इसमें नहीं है। तो देखिए, अपना जो मिलान है, उत्तरों का मिलान है, वो आप करते रहिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।